हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 के विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय को, जिसका शीर्षक है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों अर्थात फाइबर्स से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। सारणी 3.1 को भरिए। सारणी 3.1 प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। यहाँ पर प्राकृतिक रेशों के नाम और प्रकार को इसमें लिखना है। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। तो प्राकृतिक रेशे जो हैं वो हमें नेचर से प्राप्त होता है, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम आदि, और जिसे मानव बनाते हैं उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। अब संश्लेषित रेशे क्या हैं? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। चित्र 3.1 ए अथवा चित्र 3.1 बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? यहाँ पर है मनके और ये है कागज क्लिप जोड़कर बनाई गई लंबी श्रृंखला। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक, अंग्रेजी में जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। तो यहाँ पर पॉलीमर का अर्थ है कि पॉली का अर्थ होता है मर और पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाई। इसीलिए पॉलीमर बोला जाता है, जिसे हिंदी में हम बहुलक कहते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। तो कपास एक बहुलक है जिसे सेल्यूलोज भी कहा जाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। यह जो है वो ग्लूकोज इकाई द्वारा बनता है सेल्यूलोज। 3.2 संश्लेषित रेशों के प्रकार। ये है रेयॉन। रेयॉन आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट, टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। चित्र 3.2 3.2 है। रेयॉन निर्मित वस्तुओं का चित्र है, यहाँ पर दिया गया है। अब है नाइलॉन। बी है नाइलॉन। नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। यह भी एक मानव निर्मित रेशा ही है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया।
यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था नायलॉन। इसे बनाया गया था कोयला, जल और वायु से। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग अर्थात शयन थैला, पर्दे आदि। तो नायलॉन से बनता है ये सब, जुराबे, रस्सी, तंबू, दांत साफ करने का जो ब्रश रहता है वो, कारों का सीट, पट्टे, सीट बेल्ट जिसे बोलते हैं, स्लीपिंग बैग बनता है, इससे पर्दे बनते हैं, ये सब सभी नायलॉन से बनाए जाते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। तो प्रश्न आता है कि नायलॉन का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो हम लिख सकते हैं कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु जो रस्से होते हैं वो नायलॉन से ही बनते हैं, पैराशूट के जो रस्से होते हैं वो भी नायलॉन से ही बनते हैं। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, मतलब इस्पात के तार से भी यह अधिक मजबूत होता है। यहाँ पर बुझो कहता है, क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? तो इसका आंसर हमें मिल गया है हाँ। क्रियाकलाप है आगे 3.1। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु तो आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो जिस तरह से हमें रीडिंग मिलेगा उसे हमें यहाँ पर भरना है। आप रेशों धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियों या गुटिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। सावधानी हमें रखना है, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे हम पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवट्टे नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोग पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। पहली कहती है, मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट, बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती हैं। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट है क्या। तो यहाँ हम पेट के बारे में जानते हैं। पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक इसका फुल फॉर्म है। पेट का फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। यह जो है वो एक बहुत परिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। तो पेट क्या है? पेट एक पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। पॉलिएस्टर, पॉली जोड़ एस्टर, वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है।
पॉलीकोट जो है वो पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, जबकि पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो संश्लेषित वस्त्र जो है वो गर्म होने पर पिघल जाता है और पिघल कर हमारे शरीर से चिपक सकता है, और इसलिए हमें प्रयोगशाला या फिर रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, सूती के वस्त्र पहनने चाहिए। ओह, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अर्थात ये जो कपड़े होते हैं वो पेट्रो रसायन से बनाए जाते हैं। फिर है 3.3 संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। क्रियाकलाप 3.2। एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए, जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ हम पाते हैं, क्या पाएंगे कि प्राकृतिक रेशा में ज़्यादा पानी अवशोषण करने की क्षमता होती है, जबकि जो संश्लेषित रेशा होता है उसमें कम पानी सोखने की आवश्यकता होता है, कम पानी सोखने की क्षमता होती है। और संश्लेषित रेशे जल्दी सूख जाते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे को सूखने में अधिक टाइम लेता है। अब आगे है प्लास्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध अर्थात क्रॉसबद्ध होती है। चित्र 3.6 में यहाँ दिया गया है। रेखीय प्लास्टिक ऐसे होते हैं, जबकि क्रॉसबद्ध व्यवस्था में जब प्लास्टिक बनता है तो इस तरह से दिखाई देता है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेल कर
चद्दरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है, इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। पॉलीथीन, पॉलीजोड़ एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आती है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। तो यह इंपॉर्टेंट लाइन है। थर्मोप्लास्टिक क्या है? तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत अर्थात मुड़ जाता है और पिघलने लगता है, ठीक है, तो और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, तो इसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण कौन कौन से हैं? पॉलीथीन और पीवीसी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे आगे का जो है ये चैप्टर पूरा करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।